हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस वीडियो में ही हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ही कंटिन्यू करेंगे विच इज़ 6 जनवरी 2022। और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा ID और टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नगर निगम में निर्वाचित सदस्य है? निर्वाचित होता है जो इलेक्टेड मेंबर होता है, जो वोटिंग के थ्रू चुना जाता है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा वार्ड काउंसलर, वार्ड पार्षद। तो जो वार्ड काउंसलर होता है वो इलेक्टेड मेंबर होता है। बाकी सभी जो मेंबर्स इसमें दिए हुए हैं, जैसे कमिश्नर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ हो गया, ये सभी होते हैं अपॉइंटेड गवर्नमेंट के द्वारा। ध्यान रखेंगे, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा मेंबर इलेक्टेड है और कौन सा आपका अपॉइंटेड है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये आपको मिलेगा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में ये वाला टॉपिक। और पॉलिटी तो मैंने कंप्लीट कराई हुई है 6 to 8 की, आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं पॉलिटी को। पॉलिटी में मैंने क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स चैप्टर के एंड में, तो वहाँ से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी पॉलिटी की। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो नगर निगम होता है शहरों में, आपने देखा होगा लोकल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें अगर बात करें तो पार्षद निर्णय लेते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ें हैं, जैसे कि अस्पताल कहाँ बनेगा, पार्क कहाँ बनेगा, या साफ सफाई, ये सब चीज़ें जो होती है पार्षद निर्णय लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो वार्ड काउंसलर इसको कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं निगम पार्षद। तो यहाँ पर अगर हम एक सिटी की बात करें तो सिटी जो है हमारी एक तरह से अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड होती है, अलग अलग हम ये कह सकते हैं अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड होती है, जिसमें कि हर वार्ड से एक मेंबर जो है चुना जाता है, इलेक्टेड होता है, जो कि वार्ड काउंसलर कहलाता है। और नगर निगम के कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। जैसे मतलब वो तो हो गया वार्ड का, जो कि वार्ड काउंसलर निर्णय लेंगे एक वार्ड के लिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं नगर निगम के फैसले जो कि पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जो जटिल निर्णय होते हैं पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। यानी जो वार्ड काउंसलर है एक, ऐसे ही वार्ड काउंसलर्स मिलकर के पूरे सिटी के लिए डिसीजन लेते हैं, और कुछ पार्षद मिलकर के जो है समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, निगम पार्षद जो होता है, जो वार्ड काउंसलर होता है, वो तो एक वार्ड की समस्याओं को सॉल्व करता है। जैसे कि बिजली का तार कोई लटक गया है गली में, किसी गली में, तो उसको सही करवाना। लेकिन अगर आपकी शहर के लेवल पर अगर कोई काम करवाना है, जैसे कि पानी का बंदोबस्त करवाना है, कचरा जो होता है उसको इकट्ठा करवाना है, या फिर सड़कों पर लाइट्स की व्यवस्था करनी है, तो ये पूरी समिति जो है वार्ड काउंसलर्स से मिलकर जो समिति बनती है वो इस डिसीजन को लेती है। और इसके बारे में देख लेते हैं जो अभी हमारे बाकी जो ऑप्शंस थे, जो अपॉइंटेड मेंबर्स थे, उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, मतलब बाकी जो काम करने वाले होते हैं, वहाँ पर उनको क्या किया जाता है? उनको अपॉइंट किया जाता है। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड। तो जहाँ पार्षदों की समितियाँ और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। देखो, निर्णय लेने का काम करेंगे कौन? वार्ड काउंसलर्स, लेकिन उसको फिर जो लागू करना है, इम्प्लीमेंट जो करना है, उसको काम को करेंगे आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी। तो इनकी सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। तो पार्षद होते हैं निर्वाचित और ये होते हैं अपॉइंटेड। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती के अलावा निम्नलिखित में से कौन गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न है? तो मतलब ये लोग जो है ये खेती भी करते हैं, और इसके अलावा नॉन एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज होती हैं, फार्मिंग के अलावा जो एक्टिविटीज होती हैं, उनमें भी ये लगे हुए होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A, B एंड C। तीनों ही लोग जो हैं वो एग्रीकल्चरल जो काम होता है उसको भी करते हैं, और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी लगे हुए होते हैं। कृषि मजदूर की बात करूं तो मैं ये होते हैं लैंडलेस लेबर, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं। अब इनको देखो पूरे साल तो काम मिलता नहीं है, कुछ महीनों के लिए ही काम मिलता है जब फसल रहती है। अब जब फसल नहीं रहती है तो इनको दूसरे काम करने पड़ते हैं,
उसी को हम कह रहे हैं नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो इस खेती के अलावा भी इनको काम करना पड़ता है। वैसे ही छोटे किसान की भी बात है। छोटे किसान होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन होती है या फिर उससे कम होती है। तो इसमें क्या होता है, ये अपने जो फैमिली का गुजारा है उसके लिए ज़मीन होती है, लेकिन पूरे साल का जो खर्च है वो उसमें भी नहीं निकल पाता। तो इसके लिए भी इनको दूसरों के यहाँ पर काम करना पड़ता है, जैसे कि दूसरे फार्मर्स के यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो अपने खेत में भी काम करते हैं और दूसरों के यहाँ पर भी काम करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर वर्क ही करेंगे, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क कर सकते हैं। जैसे किसी के यहाँ पर फैक्ट्री है तो उस पर काम करते हैं, तो ये भी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। वैसे ही बड़े किसान, अब जैसे कि हमारे चैप्टर में था, पॉलिटी के एक चैप्टर में, रामलिंगम जो किसान था वो बड़ा किसान था, जिसके पास धान के खेत तो थे ही, धान की खेती तो करता ही था, उसके अलावा चावल की मिल भी थी उसकी, चावल की मिल से भी उसकी काफ़ी इनकम होती थी, और कीटनाशक की दुकान भी थी। तो वो क्या हो गया, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो गई जो कि ये करते थे। यानी तीनों ही लोग जो हैं नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लगे हुए होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सड़क पर बेचने वाले और बाजार में दुकान चलाने वालों के बारे में सही है? तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन चुने तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। यहाँ पर अगर बात करें, देखो दोनों अपने आप काम करते हैं और कार्यरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इनका खुद का काम होता है। जैसे हम अपनी शॉप खोल करके बैठ जाएं तो वो हमारा खुद का काम होगा, ना कि हम किसी और की दुकान पर काम कर रहे हैं। तो ये तो सही है। दूसरा है कि दोनों की सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा किसे कहेंगे हम, जैसे वार्षिक अवकाश यानी कि एनुअल लीव जो मिलती है कि भाई साल में आपको कई छुट्टियां मिल गई, या फिर चिकित्सा सुविधा, इसकी कोई पहुंच नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको सारी चीज़ें खुद से ही अरेंज करनी है। तो ऐसा तो है नहीं कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है या फिर एम्प्लॉयर इनको प्रोवाइड करा रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को किस ऐतिहासिक घटना के बाद वोट देने का अधिकार मिला? विमेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गॉट द राइट टू वोट आफ्टर विच हिस्टोरिकल इवेंट? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उससे पहले इनको वोटिंग का राइट नहीं था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो वोटिंग के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जो मूवमेंट किया था, उसको सफ्रेज मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद दौरान और मजबूती पकड़ी। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस दौरान इसने बहुत ज़्यादा मजबूती पकड़ी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया ये आंदोलन। और इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन या फिर सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि ये किस तरह का मूवमेंट था। तो सफ्रेज का अर्थ है वोट देने का अधिकार। उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया महिलाओं ने, और कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई और भूख हड़ताल पर भी बैठी अपने वोटिंग के राइट के लिए। तो फाइनली इनको वोटिंग का राइट कब मिला ये भी याद रखेंगे। अमेरिका में तो मिला था वोटिंग का राइट 1920 में, लेकिन इंग्लैंड की जो महिलाएं थी उनको कुछ सालों बाद मिला 1928 में। दोनों का ईयर याद रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना है एक दूसरे से। कभी आप अमेरिका समझ लो 1928, तो ऑप्शन में कुछ इस तरह से देकर के कन्फ्यूज भी करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप्स? चुनौती देने का मैं मतलब बता देती हूँ आपको। जो स्टीरियोटाइप्स जो बने हुए हैं उसके अपोजिट जो चीज़ होती है वो एक तरह से उस चीज़ को क्या करती है, चैलेंज करती है। तो उससे अपोजिट आपको चुनना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन देखें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लड़के भावुक होते हैं। जनरली ये बात कही जाती है कि लड़कियां भावुक होती हैं, लड़के भावुक नहीं होते, लड़के रोते नहीं हैं, उनको ये कहा जाता है लड़के स्ट्रोंग होते हैं इमोशनली, ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बिल्कुल अपोजिट इसके कि बॉयज़ आर इमोशनल। देखो ये जेंडर से जुड़ा हुआ नहीं है, इमोशंस का कनेक्शन, लड़का भी इमोशनल हो सकता है और लड़की भी इमोशनल हो सकती है जब कोई ऐसा मूवमेंट आता है, और आपने देखा भी होगा। तो इसमें ये कोई कमजोरी को नहीं दर्शाता है। तो इसीलिए ये जो है एक तरह से जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती दे रहा है। यहाँ पर 4th सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पंजाबी शैक्षिक समाज को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है तो भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार की गारंटी दी जा रही है? मतलब कि कहने का यह है कि जब कोई अपने लैंग्वेज में या फिर अपने कल्चर को बचाने के लिए कोई स्कूल खोल रहा है, कल्चर को अपना और बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर किस मौलिक अधिकार की बात हो रही है? तो यहाँ पर अगर बात करें सही ऑप्शन की तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार।
तो ये जो है कल्चर को बचाने के लिए भी हम अपने बहुत सी चीज़ें करते हैं जो कि हमें परमिशन है करने की, ऐसा नहीं है उस पर कोई पाबंदी है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके ही बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। ये वाला जो फंडामेंटल राइट है इसमें कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, जो 5वां है यहाँ पर मौलिक अधिकार, इसमें आपको मिलेगा और ये इंग्लिश में भी दिया है। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, शैक्षणिक संस्थान वो अपने खोल सकते हैं अपनी भाषा के में या फिर अपने धर्म की रक्षा के लिए। तो ऐसा इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ध्यान रखेंगे। बाकी मौलिक अधिकार वैसे मैंने आपको बताए हुए हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। देखो इनको अच्छे से क्लियर कर लेना क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मौलिक अधिकारों से अक्सर क्वेश्चन आता है, मैं आपको टॉपिक बताते चल रही हूँ जिससे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उन टॉपिक्स को तैयार जरूर करें, उनको छोड़े ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक को अपने छात्रों को यह समझाना है कि एक नया कानून लाने में आम लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उसे कक्षा में मदद करेगा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओनली ए एंड बी यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट है 1999 में वकीलों, कानून के छात्रों, कार्यकर्ताओं के एक समूह ने राष्ट्रव्यापी परामर्श के बाद घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार करने का बीड़ा उठाया। देखो क्योंकि इस तरह के केसेस काफ़ी आ रहे थे घरेलू हिंसा से रिलेटेड, तो इसकी ज़रूरत महसूस की गई कि भाई इससे रिलेटेड जो है कानून बनना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है और बहुत लोग इससे जो है पीड़ित हो रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस से। तो ये एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, जो आम लोग हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आम लोग ही तो थे, कानून के जो छात्र हैं या फिर वकील हैं। फिर दूसरा अगर हम देखें तो 1 दिसंबर 1955 को एक अफ्रीकी अमरीकी महिला रोजा पार्क्स ने एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। मैंने इसके बारे में आपको कल के वीडियो में बताया था कि वहाँ पर क्या है, नस्ल भेद किया जाता था अमेरिका में, अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा वैसे तो, लेकिन पहले ज़्यादा था। तो वहाँ पर क्या होता था कि काले व्यक्ति को जो है सीट अपनी छोड़नी पड़ती थी अगर कोई गोरा आ जाता है बस में। तो इसने जो है मना कर दिया, रोजा पार्क्स ने अपनी सीट देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं भी तो थक करके आई हूँ काम से और मुझे भी ज़रूरत है बैठने की। तो उसके बाद ही जो है एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद एक एक्ट पारित हुआ, नागरिक अधिकार जो आंदोलन चला था उसके बाद। तो इसमें ये एक आम महिला ही थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो नया कानून लाने में आम लोग भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर ए और बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, औपनिवेशिक काल में भारत का संघीय न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है। इसका मतलब है कि जो औपनिवेशिक काल मैं बता चुकी हूँ ब्रिटिश काल, तो ब्रिटिश काल में ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो था वही अब जो आगे चलकर है वो सुप्रीम कोर्ट बन गया। जो आज आप सुप्रीम कोर्ट का नाम सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये पहले क्या था, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक तो हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है ये, दूसरा फाइनल अपील के लिए भी एक कोर्ट है ये, फाइनल अपील इसमें कर सकते हैं, इसके बाद कोई और कोर्ट नहीं है जिस पे आप अपील कर सकें। तो फाइनल अपील के लिए भी एक न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। हाशिए पर रहने का मतलब है अनुभव करना। क्या अनुभव करना? अगर कोई व्यक्ति जो है हाशिए पर है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, इस बारे में बताना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी। देखो मार्जिनलाइजेशन के बारे में कई बार बता चुकी हूँ और मेरी पॉलिटी की क्लासेस में भी आप देख सकते हैं, 2 चैप्टर हैं इस पर, मार्जिनलाइजेशन पर। तो वहाँ पर आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मिल जाएगा, कौन कौन सी कम्युनिटी जो है मार्जिनलाइज हैं, आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बी और सी जो है आप देख सकते हैं, एक तो डिस्क्रिमिनेशन का उसको एक्सपीरियंस होता है, दूसरा पावरलेसनेस यानी कि शक्तिहीनता का उसे अनुभव होता है, उसको लगता है मेरे पास कुछ भी पावर नहीं है कुछ भी करने की। और डिस्क्रिमिनेशन तो उसे फेस करना ही पड़ता है, हर फील्ड में उसको कम आंका जाता है और तरह तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर 3rd ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाशिया समूहों के हितों की रक्षा करने में मदद करेगा? तो बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं या तो फिर कुछ कानून ऐसे लाए जाते हैं जो कि इन लोगों की मदद करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है और काफ़ी हद तक इनको बचाए रखता है डिस्क्रिमिनेशन से, या फिर जो शक्तिहीनता ये एक्सपीरियंस करते हैं उन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक बचाए रखता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट सही हो जाएगा, ए, बी और सी।
ए, बी और सी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कानून बनाना, मेक लॉज सच एज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, क्योंकि अनटचेबिलिटी जो है एक तरह से इन लोगों को और भी ज़्यादा हीन दर्शाती थी जो जब इनके साथ अनटचेबिलिटी जो है होती थी। लेकिन इसके उन्मूलन का जब कानून बन गया तो उसके बाद काफ़ी कम हो गया, हर कोई डरेगा कानून से कि भाई हमें सज़ा मिल सकती है, तो उसके बाद जो है ये काफ़ी चीज़ कम हो गई है। हाशिया समुदायों के छात्रों के लिए रियायती छात्रावास जैसी विशिष्ट योजनाएं तैयार करना। रियायती छात्रावास का मतलब है कि एक तरह से उनको सब्सिडी दी जाए, हॉस्टल में अगर वो रहते हैं तो उनको थोड़ा फीस में छूट मिले या तो उनको फ्री में रहने को मिले, और यहाँ तक कि जो स्कूल्स होते हैं उनमें फ़ीस भी कम इनकी रखी जाती है, जिससे कि इनको सपोर्ट मिले, अगर फाइनेंशियली ये वीक हैं तो आगे बढ़ सकें, एजुकेशन ले सकें और आगे बढ़ सकें, बाकी लोगों के इक्वल आ सके। सी है हाशिया समूहों के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान करना, तो ये भी एक मदद करेगा इनके हितों की रक्षा में। छात्रवृत्ति अगर बच्चों को मिलती है, जो बच्चे ब्रिलियंट होते हैं पढ़ाई में और पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए इसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। स्कॉलरशिप के थ्रू वो अपनी एजुकेशन जो है पूरी कर सकते हैं, हायर एजुकेशन ले सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। डी जो है यहाँ पर दिया है कि हाशिया समूहों के छात्रों के लिए अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। देखो ये कुछ उससे रिलेटेड नहीं है कि उनके हितों की रक्षा होगी इससे या कोई इनसे नुकसान होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, तो यहाँ पर ये नहीं हो जाएगा, तो ए, बी और सी यहाँ पर सही होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जितने भी लोग देखते हैं, और शेयर भी किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए वीडियो, और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। देखो अभी तो एग्ज़ाम का ही मतलब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो अब तो लोग ज़्यादा देखने चाहिए वीडियोज़ को। पहले तो शायद तैयारी में नहीं लगे थे लोग, अब तैयारी में लगे हैं, तो ज़्यादा लोगों को मिलनी चाहिए वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।